नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। YouTube के माध्यम से आर्यव्रत ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए आप सभी छात्रों का एक बार पुनः मैं विकास शास्त्री हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक विषय शुरू किया था इतिहास, उसी के से संबंधित आज दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने मैं पुनः उपस्थित हूं। तो मित्रों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारा विषय रहेगा आज पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इतिहास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने श्वेत पट पे शब्द लिखा है इतिहास अर्थात हिस्ट्री। सबसे पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है हमारा। सामान्य पेपर में पूछ लिया जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है मेगास्थनीज को। ये भारत का प्रथम विदेशी राजदूत था और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को लिखने का जो क्रम शुरू हुआ उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए इनको भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों, तो देखते हैं भारतीय इतिहास को हमने 3 कालखंडों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है भारतीय इतिहास को। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वह क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। आपके पेपर में प्रश्न आए कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो मित्रों आपका आंसर होगा क्रिस्टोफ सेलियर्स। इतिहास का जनक कोई पूछे तो क्या कहेंगे दोस्तों? मेगास्थनीज। और 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाएगा? क्रिस्टोफ सेलियर्स को। क्रिस्टोफ सेलियर्स सर ने ही हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले, दूसरा मध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल था। ठीक है, इन कालों की क्या विशेषता थी तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि प्राग ऐतिहासिक काल वो काल था, इधर आते हैं तो देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल वो काल था मित्रों जिस से संबंधित अगर कोई साक्ष्य, इससे संबंधित साक्ष्य न तो लिखे गए हैं न ही पढ़े गए हैं। अर्थात कि प्राग ऐतिहासिक काल के समय कुछ भी लिखा नहीं गया है। अर्थात लिखित रूप से हमें प्राग ऐतिहासिक काल की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, लिखित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऐतिहासिक काल आरंभिक काल था तो लोग पढ़ना लिखना उस समय नहीं जानते थे। ठीक है ना, तो लिखा नहीं गया। मध्य ऐतिहासिक काल इस प्रकार का काल है जिसके अंदर लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। मध्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हमें लेख मिलते तो है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि वहां की जो लिपि है इस प्रकार से कुछ चित्रात्मक सी लिपि कह सकते हैं, उसको हमारे जो भाषाविद आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल, यहाँ पर लिखा भी गया है और हमारे भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा पढ़ा भी इसे गया है। ठीक है ना, प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा कालखंड है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है, तो कौन सा कालखंड है मित्रों? प्राग ऐतिहासिक काल। पूछे इस प्रकार का कालखंड कौन सा है जिसके समय लिखे हुए को आज तक भाषाविद नहीं पढ़ पाए हैं, वो समय कौन सा रहेगा मित्रों? मध्य ऐतिहासिक काल। और उसके बाद में लिखा गया भी है और पढ़ा भी गया है, वो समय कौन सा है मित्रों? ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस कहानी को हम एक छोटे बच्चे के माध्यम से जानेंगे कि जब एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल नवजन्मा बच्चा, ठीक है, वो अपने विकास के कौन से आरंभ में होता है? प्रारंभिक स्टेज में होता है। उस प्रारंभिक स्टेज में वो क्या कर पाता है? न तो लिख पाता है न बोल पाता है। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ वह लिखना समझ जाता है, लेकिन उस लिखे हुए अर्थ को अभी तक वह प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात मध्यकाल के अंदर लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा
नहीं गया है। और जैसे ही वह बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाने लग जाता है, पीएचडी कर लेता है, उसमें वह लिख भी पाता है और अपने लिखे गए के अर्थ को भी समझ पाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज प्राक ऐतिहासिक काल। इस प्राक ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम पाषाण काल भी है मित्रों। तो क्या नाम है? पाषाण काल। हमने हमारे इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों प्राग ऐतिहासिक काल मनुष्य के विकास की आरंभिक अवस्था थी। किस प्रकार की अवस्था थी मित्रों? आरंभिक अवस्था थी। और इस अवस्था में वह भोजन के लिए किनका प्रयोग करता था? पाषाण अर्थात पत्थरों का प्रयोग करता था। ठीक है ना? इन्हीं पत्थरों के आधार पर इस समय को नाम दिया गया पाषाण काल। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आपको थोड़ा एक बात को समझेंगे हम इन चित्रों के द्वारा। ये चित्र क्या है मित्रों? कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर के औजार हैं। पाषाण काल में मानव अपने भोजन के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था। पत्थरों के माध्यम से ही वह शिकार करता था। ठीक है, हम देखते हैं यहां तक किस प्रकार के पत्थर हैं। बड़े बड़े पत्थर है कि नहीं है? देखेंगे तो। और यहां पर किस प्रकार के पत्थर हैं? कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। ठीक है ना? और इसके बाद में अगर देखा जाए तो अमूमन छोटे छोटे नुकीले हथियार है, विकसित भी है। देख लो, ये यहाँ पर कुहाड़ी लगी ना। अर्थात इस प्रकार इन्हीं पाषाणों के आधार पर, इन्हीं पत्थरों के आधार पर हमारे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा है मित्रों? पूरा पाषाण काल। कौन सा है? पूरा पाषाण काल। उसके बाद में मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। और ये अंत में जो तीसरा भाग है इसे कहते हैं नवपाषाण काल। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे नवपाषाण काल भी कहते हैं, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। एक बार फिर समझिए, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग है? प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय कोई लिखित साक्ष्य हमारे सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, इस काल के साक्ष्य के तौर पर, सामान्य तौर पर हमें जो मिले हैं, क्या मिला है? पत्थर इत्यादि मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं। इन्हीं पत्थरों को संस्कृत में पाषाण कहा जाता है। और इन्हीं पाषाणों के आधार पर इस प्राक ऐतिहासिक काल को नाम दिया गया पाषाण काल। और इस पाषाण काल को 3 भागों में फिर हमने बांटा। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या उत्तर पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण युग, इस युग का समय जो था, इस समय युग का समय रहा है मित्रों 20 लाख साल से 12,000 साल तक। 20 लाख से 12,000। ठीक है, उसके बाद में आया मध्य पाषाण काल का समय। इसका कालक्रम क्या रहा? इस मध्य पाषाण काल का जो कालक्रम रहा वह 12 से 10,000 वर्ष तक इसका कालक्रम रहा। और फिर आया नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल का समय कितना रहा मित्रों? लगभग 10,000 साल से 3 या 4,000 साल तक नव पाषाण काल का समय रहा। तो मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले 20 लाख से 12,000, उसके बाद में कालक्रम घटा 12 से 10,000, और उसके बाद में 10,000 से 3 या 4,000। ठीक है ना? कि ये संख्या नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि समय बढ़ने के साथ संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन इस बारे में भी एक बात है दोस्तों, ये आपको बता देता हूं कि हमारे समय की जो गणना हुई है सामान्य, जब ये सन 2021 चल रहा है, यह जो गणना हम कर रहे हैं, अब आगे 2021 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा। लेकिन 2000 साल पहले से अगर हम 1 ईस्वी से पहले का समय गिने तो क्या आएगा? वो धीरे धीरे वैसे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों क्या है
कि ईस्वी पूर्व 1 ईस्वी पूर्व 2 ईस्वी पूर्व 3 ईस्वी पूर्व, इस प्रकार आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके माध्यम से हम समझेंगे इसको, समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, आपको फिर बताएंगे कि समय इस प्रकार चलता है। ये हो गया जीरो बिंदु, ठीक है ना। जब इस जीरो बिंदु अर्थात 1 ईस्वी, इससे नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 1961 1962, ठीक है ना, और 2021 2022 ऐसे चलेगा। लेकिन यहां से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 1 ईस्वी पूर्व 2 ईस्वी पूर्व। ईस्वी शब्द किसे कहते हैं, ईस्वी शब्द का संबंध है जीसस क्राइस्ट से, ठीक है ना। जिस समय ईसा मसीह हुए उस ईसा मसीह के बाद का जो समय गिना गया वह 1 ईस्वी 2 ईस्वी इस प्रकार गिना गया, और यीशु मसीह के होने से पहले का जो समय गिना गया वो 1 ईस्वी पूर्व 2 ईस्वी पूर्व 3 ईस्वी पूर्व इस प्रकार गिना गया। तो दोस्तों इस ईस्वी पूर्व को बीसी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार हम किताबों में पढ़ते हैं कि उस राजा का समय ईस्वी पूर्व था, इस प्रकार। अब आपसे वेदों के पूछ ले, वेद कब लिखे गए, तो सामान्य से एक परिभाषा है कि 3500 ईस्वी पूर्व वेदों का सृजन किया गया, वेद लिखे गए। 3500 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह के समय के 3500 साल पहले जो वेद लिखे गए, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में हम ईस्वी पूर्व के नाम से भी जानते हैं, और बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जीसस क्राइस्ट से पहले होने के समय को। और जो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो समय रहा है उसे ईस्वी के बारे में भी, ईस्वी शब्द से भी हम जानते हैं, उसे एनो डोमिनी के द्वारा भी जानते हैं, और उसे कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों, यहां तो कोई समस्या नहीं है ना। तो मैंने आपको बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है हमने। पाषाण काल को, प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम पाषाण काल भी होता है, इसको हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। पूरा पाषाण का समय क्या बताया था मैंने आपको, 20 लाख से 12,000 साल पहले। अर्थात मनुष्य ने अपने प्रारंभिक अवस्था का सबसे ज्यादा समय 99% समय कौन से समय में गुजारा, पूरा पाषाण काल में। प्रारंभिक अवस्था का जो 99% जो समय था वो अपना समय पूरा पाषाण काल के अंदर हमने गुजारा, ठीक है ना। उस समय जब हमारे सामने पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, कुछ लिखा नहीं गया, तो किस प्रकार के साक्ष्य मिले, तो पुरातत्व विभाग एक होता है जो पुराने मकानों को, पुराने खंडरों को, पुराने बर्तनों के माध्यम से वहां के रहने वाले लोगों की जीवन शैली का पता करता है। उस विभाग को क्या कहते हैं, पुरातत्व विभाग। और इस पुरातत्व विभाग अर्थात पुरातत्व का पितामह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है मित्रों, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 3 प्रश्न आपके बने यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न है इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज, ठीक है। इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इन 3 भागों में बांटने का, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, क्रिस्टोफस सेलियरस, ठीक है। उसके बाद में प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या उत्तर पाषाण। पूरा पाषाण की टाइमिंग क्या थी, पूरा पाषाण का समय था मित्रों 25 लाख साल से 12,000 तक का जो समय रहा, जो समयावधि रही, वो रही पूरा पाषाण की, ठीक है ना। अब हम पूरा पाषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम अध्ययन करते हैं पाषाण काल का समग्र रूप में, विस्तार रूप में। तो आपको पता है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल को इंग्लिश भाषा में कहते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या कहते हैं दोस्तों, पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मेसोलिथिक एज। और नव पाषाण
या उत्तर पाषाण को कहा जाता है नियोलिथिक एज कहा जाता है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में आदमी किस प्रकार का था। तो मित्रों देखिए कि तो दोस्तों देखिए कि जब आदमी की उत्पत्ति ही हुई थी धरती के ऊपर, ठीक है ना, तो आरंभिक अवस्था थी वह व्यक्ति की, तो वो इतना विकसित नहीं था जितने हम आज विकसित हैं, उतने उसमें विकसित नहीं थे। न तो हमारा खाने का पता होता था, न ही आदि मानव का बैठने का पता होता था, न ही उठने का पता होता था। तो देखते हैं किस प्रकार की स्थिति थी। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, आदि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई? आदि मानव की सबसे पहली उत्पत्ति मित्रों अफ्रीका के अंदर हुई, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर आदि मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। किस प्रकार का था? उसमें यायावर स्थिति में था। यायावर मतलब खाना बदोश, इसे खाना बदोश भी कहते हैं। खाना बदोश का अर्थ मित्र दो अर्थ यह होता है कि खाना बदोश जो व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें सिर्फ खाने से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। यहाँ खाना मिला, यहाँ खाया, आगे चले गए, आगे मिला, आगे खाया, आगे चले गए, मतलब किसी प्रकार का कोई समस्या उनको नहीं, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन रखने वाले वो लोग नहीं थे। जहां मिल गया, जैसा मिल गया, पेट में डाल लिया, चल दिए। मतलब जो कुछ भी आया छोटे बच्चे की तरह, जो कुछ भी हाथ में आया, भूख लगी है, मुंह में डाल दिया, इस प्रकार का समय था पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल का समय, ठीक है। वो मित्रों करते क्या थे? खाने के लिए आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है ना। और हंटिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था मित्रों? पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, छोटे छोटे पत्थरों का औजारों के रूप में इस्तेमाल करते थे वो, ठीक है दोस्तों। और इन औजारों का बनाने के लिए क्या करते? और पत्थर को पत्थर से तोड़ करके उसे थोड़ा नुकीला कर लेते, लेकिन वजन में ज्यादा बड़ा होता था वो, ठीक है ना। तो औजार जो थे पूरा पाषाण काल के थोड़े बड़े औजार थे, ठीक है। और इन्हीं औजारों को बनाते समय कहीं पत्थर से पत्थर रगड़ा होगा उन्होंने, नीचे सूखी घास रही होगी, उसके ऊपर वो चिंगारी पत्थर रगड़ने से गिरी होगी, वहां आग पैदा हुई होगी, अग्नि उत्पन्न हो गई होगी। अर्थात अग्नि का आविष्कार भी आपसे कोई पूछे कौन से समय में हुआ है मित्रों? पूरा पाषाण काल के अंदर, ठीक है ना। अग्नि आग की खोज जो थी हो चुकी थी पूरा पाषाण काल के अंदर, ठीक है। और सबसे पहला मानव द्वारा प्रयोग किया गया औजार कौन सा था मित्रों? हस्त कुठार था। इसे इंग्लिश में हैंड एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैंड एक्स बोलते हैं। और यह सबसे पहले कहां मिला? इसको खोज करने वाले कौन थे? तो इसकी खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्रुसफुट। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने कर्नाटक के पल्लवरम से सबसे पहले हस्त कुठार को खोजा था। कहां खोजा था मित्रों? कर्नाटक में। कर्नाटक के किस स्थान पर? पल्लवरम स्थान पर। और किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने खोजा। किसे खोजा? हस्त कुठार या हैंड एक्स को मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम औजार था मित्रों हस्त कुठार। और इस समय की सबसे बड़ी खासियत कि मनुष्य ने अपनी संपूर्ण अवस्थाओं का 99% सबसे अधिक समय पूरा पाषाण काल के अंदर ही बिताया था, ठीक है दोस्तों। ये इस समय जो आदि मानव था बिल्कुल अपना विकास नहीं कर पाया था। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या थी? वो एकांत प्रिय था। एकांत प्रिय मतलब इस समय वह अकेला रहता था, किसी के साथ समूह बना करके नहीं रहता था, बिल्कुल अकेला रहता था। और दोस्तों जो अकेले रहते हैं, जो समाज के अंदर घुल मिल करके नहीं रहते, वो अपना विकास वैसे ही नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो यह भी एक लंबे समय तक रहा, क्योंकि अकेला रहा इसलिए यह भी अपना विकास नहीं कर पाया, ठीक है दोस्तों। बस कहीं भेड़ मिल गई, कहीं कुछ भी मिल गया, मारा और खा लिया, ठीक है। उसकी खाल उतारी, पहन ली, पत्ते मिले, पत्ते लपेट लिए, कहीं भी रहने को मिला, झोंपड़े में कहीं अपने किसी भी प्रकार की गुफा मिल गई, किसी भी प्रकार का ऐसा स्थान जिसके ऊपर छत लगी हो और वह उसको किसी प्रकार के वातावरण से बचा सके, बस बारिश से, सर्दी से, गर्मी से बचा सके, इस स्थान पर रहने के स्थान पर वह जानवरों की तरह रह लेता था, ठीक है ना।
यह था मनुष्य का आरंभिक काल। और जैसे ही इस काल से थोड़ा बाहर आया, मध्य काल में मनुष्य ने प्रवेश किया, आदि मानव ने प्रवेश किया, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, उसके जो औजार थे, शिकार करने के जो हथियार थे, वो थोड़े छोटे हुए, थोड़े छोटे भी हुए और उनमें थोड़ा विकास भी आया। अब वो ज्यादा नुकीले थे और पुराने हथियारों से थोड़े छोटे हथियार भी थे, उनको प्रयोग करना भी आसान था, ठीक है ना। और अब वह क्या करने लगा मित्रों, पशुपालन करने लगा। क्यों करने लगा, इसलिए करने लगा क्योंकि उसे पता चल गया कि तेरा भोजन किसके द्वारा मिल रहा है, तुझे पशुओं के द्वारा मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए वह पशुओं को पालने लगा, अपने पास रखने लगा, ठीक है। जो पशु होते हैं एक प्रकार का क्या होता था, भोजन संग्रहण होता था, ठीक है ना। पशु अपने आप में एक भोजन का भंडार होता था, उसके लिए चलता फिरता, इसलिए वह क्या करता था, पशुओं को पालता था। और मनुष्य के द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या था, कुत्ता था। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य जो काल था, मध्य पाषाण काल जो था, वह प्राक इतिहास का संक्रमण कालीन समय था। प्राक इतिहास काल का संक्रमण कालीन समय था, अर्थात इस समय मध्य पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण कालीन जो हालतें थी वो खत्म हो रही थी और मनुष्य के अंदर नव पाषाण कालीन अवस्थाएं आ रही थी। यहां तक समझ में आ रहा है मित्रों क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद में हम कौन से काल में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में अब हम प्रवेश कर रहे हैं नव पाषाण काल में। एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया मनुष्य, बिल्कुल नई दुनिया में। अब क्या हुआ, अब उसने आग का बढ़िया तरह से प्रयोग करना शुरू कर दिया, जंगलों को नष्ट करने में उसने आग का प्रयोग किया। वह भोजन अब पका कर खाने लगा, क्या करके खाने लगा, पका कर खाने लगा, ठीक है ना। अब खेती अच्छी तरह से शुरू कर दी और खेती अच्छी करने के लिए क्या करना पड़ता है मित्रों, स्थायी रूप से उसी जगह पर रहना पड़ता है, ठीक है ना। अगर स्थायी रूप से रहेंगे तो ही तो खेती होगी। अगर हम आज हमारे खेत के अंदर बीज बो करके इंग्लैंड चले जाएं, 6 महीने बाद आए तो आपको वहां पर बढ़िया तरीके से खेती हुई मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। लोग गेहूं को भी कहते हैं ना अपने गांव में गुल्ली डंडा साकर पाड़ लीजिएगा, ठीक है नहीं। तो मतलब खेती अगर आपको करनी है तो स्थायी निवास है चाहिए ही चाहिए। तब नव पाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास शुरू कर दिया, ठीक है ना। स्थायी निवास किया, कृषि की, और कृषि में अब धान इत्यादि उत्पन्न होगा, खाने के लिए भोजन उत्पन्न होगा ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए अर्थात खेत से अपने घर लाने के लिए क्या चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए। और बैलगाड़ी किससे चलती है, पहियों से चलती है। तो इसी नव पाषाण काल के अंदर ही किसका आविष्कार भी हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया। और अन्न को संग्रहित करने के लिए बर्तन बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बनाए गए। मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं मृत और बर्तनों को कहते हैं भांड। अर्थात नव पाषाण काल के अंदर ही मृद भांड का निर्माण आरंभ हुआ। अब जो मनुष्य है पूरा पाषाण काल के अंदर यायावर स्थिति में था, खाना बदोश था, आखेट करके खाता था। अब वह खाद्य उत्पादन करने लगा और मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, अब वह तांबे का प्रयोग भी करना जान गया। तांबे की खोज भी उसने कर ली। अब वह क्या करने लगा, अपने औजारों के अंदर कि सीधे जो औजार है इस प्रकार के पत्थर जो है ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल तो नहीं हो सकते ना। अब उसने तांबे का इस्तेमाल शुरू कर दिया अपने औजारों का हत्था बनाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। हत्था बना करके शुरू करे, फेंके भी तो भी ज्यादा दूर तक जाए, ठीक है ना। काटने में, दरख्तों को काटने इत्यादि में उसको आसानी होने लगी, ठीक है ना। तांबे की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ मिलती है मित्रों, इनाम गांव महाराष्ट्र में तांबे की बस्ती मिलती है। इसी तांबे की खोज के कारण नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल क्यों, क्योंकि अब तांबे और पत्थर दोनों प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाने लगा था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है।
समझ में आया मित्रों? नहीं आया तो एक बार फिर इसको पूरे को पढ़ लेते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए आप। ठीक है कि हम सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में थे, पूरा पाषाण काल के अंदर थे। उस समय हमें किसी प्रकार का, हमें अर्थात आदि मानव को किसी प्रकार की भी सभ्यता नहीं थी। मनुष्य एक खानाबदोश स्थिति में था, बड़ी दयनीय स्थिति में था। ठीक है, कहीं पर भी मिल गया खा लिया, आगे गया आगे खाया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर घूम फिरने वाला, पशुओं की तरह विचरण करने वाला आदि मानव था। ठीक है ना, समूह में रहता नहीं था। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से डरता था। आज भी देखो जानवर होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा कतराते हैं। छोटा जो बच्चा होगा वह दूसरे आदमी को देख करके क्या करेगा? उससे डरेगा। उसी प्रकार आदि मानव भी था, आरंभिक अवस्था में था तो वह अकेला रहना ज्यादा पसंद करता था। और उसके पास औजार किस प्रकार के थे? बड़े बड़े पत्थर थे, और वह किसी भी जानवर को देखता और पत्थर से मार करके उसको उठा जाता और उसको खा लेता, बिना पकाए पुकाए, बिना साफ किए उसका काम तमाम कर देता था। ठीक है ना, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, एक नंबर का प्रश्न है मित्रों, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया औजार कौन सा था मित्रों? हस्त कुठार था। और इस हस्त कुठार को सबसे पहले किसने ढूंढा? रॉबर्ट ब्रुश फुट ने ढूंढा। और कहां ढूंढा? कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से। अब इस यायावर स्थिति से थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे आए तो हम क्या करने लगे? मनुष्य के जो औजार थे उसने थोड़ा उसमें सुधार किया और छोटे औजार हो गए। अब थोड़ा बहुत पशुपालन कर लेता था। मनुष्य के द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था मित्रों? कुत्ता था। ठीक है ना, उसके बाद में आग का बढ़िया तरीके, जिस पूरा पाषाण काल में उसने अग्नि की खोज करी थी, अब उसका बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दिया, दाह संस्कार करना शुरू कर दिया। अर्थात जो हमारे आजकल के 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों का प्रारंभ हो गया था। स्थायी निवास बना करके रहने लगा, कृषि का करने लगा, पहिए का खोज कर लिया, मृद भांड बनाने लगा, खाद्य उत्पादन करने लगा, तांबे का प्रयोग करने लगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पाषाण काल, द स्टोन एज। और इसके साक्ष्य कहां कहां मिलते हैं वो पढ़ेंगे अब। तो मित्रों देखिए कि मनुष्य सर्वप्रथम कहां रहता था? मध्य एशिया के अंदर निवास कर रहा था। ठीक है ना, तो मध्य एशिया में क्या हुआ? दो कथाएं प्रचलित है कि वहां की आपस में झगड़ा हुआ, या हम कह सकते हैं जो सामान्य फिट बैठने वाली बात है कि वहां जो मनुष्य था खानाबदोश प्रकार का आदमी था, तो वहां रहते रहते उसने क्या कर दिया? वहां के जो पशु पक्षी थे, पशु वगैरह, उनको खा लिया, वहां की वनस्पति को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, मतलब उसके खाने लायक कुछ वहां रहा नहीं है। ठीक है ना, तो वहां से चल करके जब यहाँ आया सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच का जो उसने स्थान देखा जिसका नाम मेहरगढ़ है। ठीक है ना, इस मेहरगढ़ के स्थान को देखा तो वहां उसे हरा भरा और बढ़िया एक मैदान, समतल मैदान दिखाई दिया, और इस मैदान के अंदर अनेकों प्रकार के जानवर उसे दिखाई दिए। ठीक है, और बढ़िया लहलहाती हुई उसे खाने लायक फसलें भी दिखाई दी। तो वह क्या करा? उसने वहां से तंग होकर के आया था, तो यहाँ उस लंबे समय तक वह रहने लगा। ठीक है ना, आया कब था? लगभग 7 या 8 हजार साल पहले, 7 या 8 हजार साल पहले मनुष्य सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में आया। अर्थात यहाँ पर आकर के उसने कुछ समय रहा, तो यहाँ पर जो वनस्पति थी वो खाने लगा, खा करके उसने डाल दिया। तो वो कई दिनों के बाद में क्या देखता कि वहां जो उसने डाली थी वहां एक नया बीज और एक नया पौधा फिर से तैयार हो गया। तो उसे पता चला, कृषि का पता चला कि इस प्रकार बीज डालने से दोबारा पौधे तैयार होते हैं। अर्थात सबसे पहले कृषि आकर के उसने यहाँ पर मेहरगढ़ नामक स्थान पर शुरू कर दी। अर्थात कहने का भाव यह है कि भारत में या कहीं पर भी जो कृषि के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। सबसे पहले तो क्या किया इसने? स्थायी रूप से रहा, तभी तो कृषि का पता चला। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने अपना स्थायी निवास बनाया, यहाँ पर कृषि शुरू की। ठीक है ना, कृषि शुरू की और यहाँ पर ही उसने पशुपालन किया। और सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया? उसने कुत्ते को पालतू बनाया। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है। अर्थात इस मेहरगढ़ के अंदर किसके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? आपसे प्रश्न इतना ही आएगा
कि मेहरगढ़ में किसके साक्ष्य मिलते हैं? खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ में मिलते हैं। सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं खेती के? तो आपका आंसर होगा मेहरगढ़ में। अर्थात अब समझ गए ना कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो मेहरगढ़ में मिलते हैं। ठीक है ना? खेती। पशुपालन के सर्वप्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पालतू किसे बनाया? कुत्ते को। ठीक है ना मित्रों? कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया और इसके साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई? तो गेहूं और जौ। मानव के द्वारा उपजाई गई सबसे पहली फसल कौन सी है? जौ, गेहूं और जौ फसल है। इसके साक्ष्य भी कहाँ मिलेंगे? मेहरगढ़ में। ठीक है ना मित्रों? प्रश्न हमारा इतना ही है कि मेहरगढ़ में किसके साक्ष्य मिलते हैं। आपसे कालक्रम पूछा जाए तो 7 या 8,000 वर्ष ईस्वी पूर्व। ठीक है ना? तो उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न एक आता है भीमबेटका। प्रश्न सीधा यूं आ सकता है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब याद ना रहे तो आपको ये याद रखना है कि कौरव और पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। पांचों में सबसे बीच वाले भाई का क्या नाम था मित्रों? भीम नाम था ना। तो भारत का जो बीच वाला प्रदेश है कौन सा प्रदेश है? मध्य माने बीच का। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थान है? भीमबेटका। भीम का मतलब देश के मध्य में मध्य प्रदेश और पांडवों का मध्य भाई भीम। ठीक है ना? तो भीमबेटका के अंदर जो गुफाएं मिली हैं वहां पर क्या मिला है मित्रों? शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है ना? शैलाश्रय मिले हैं। शैलाश्रय में किस प्रकार के चित्र मिले हैं? चित्र बनाए हुए हैं। किस प्रकार के चित्र मिलते हैं? तो चित्र मिलते हैं कि इस प्रकार आखेट के चित्र मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही आएगा कि आखेट के चित्र सबसे प्राचीन कहाँ मिलते हैं। और ये जो सारे के सारे भीमबेटका के अंदर जो शैलाश्रय मिले मिले मित्रों, इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक बात ये है कि सारे के सारे पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ अनेकों प्रकार के शैलाश चित्र मिले हैं। अनेकों प्रकार के यहाँ पर जो पशु है, पक्षी हैं, उनके चित्र बनाए गए हैं। तो मनुष्य के झुंड में रहने का पता भी यही चलता है। क्यों? क्योंकि वहां चित्र के अंदर झुंड के झुंड जो है मनुष्यों के चित्र बनाए गए हैं। एक स्थान पर खड़े बहुत से मनुष्यों के चित्र बनाए गए हैं और इन चित्रों में महत्वपूर्ण जो कलर है लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना दोस्तों? कौन सा रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो यूपी का कोल्डी हवा है। वहां पर किसके साक्ष्य मिलते हैं मित्रों? कोल्डी हवा के अंदर चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। चावलों के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के अंदर किसके साक्ष्य मिलते हैं? गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास का अर्थ होता है मित्रों गर्त बना करके उसके अंदर रहना। ठीक है ना? तो जम्मू कश्मीर में गर्तावास अर्थात जिसे सुरंग भी कह सकते हैं, जिसे बंकर भी कह सकते हैं, जिसे बुर्ज होम भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो हमारे सैनिक आज बना रहे हैं ये प्रथा पहले ही शुरू हो गई थी। पता चल गया था कि पाकिस्तान नाम का एक नीच हमारा पड़ोसी होगा और उससे बचने के लिए हमें उसका मुकाबला करने के लिए हमें इस प्रकार के गर्तावास भी बनाने पड़ेंगे। गर्तावास असल में होता क्या है? क्यों जरूरत पड़ी मित्रों बनाने की? क्योंकि जो कश्मीर का वो इलाका है यहाँ का बहुत ठंडा इलाका है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, बर्फ बहुत पड़ती है। तो जो हवाएं चलती है वो जमीन के बिल्कुल बराबर में चलती हैं। ठीक है ना? तो उनसे बचने के लिए क्या क्या किया?
मानव ने, आदि मानव ने जमीन के अंदर गड्ढे खोदे और उनके अंदर वह रहने लगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गर्तावास मिलते हैं। और उसी प्रकार पाषाण कालीन सभ्यता के कुछ साक्ष्य चिरांद बिहार में भी मिलते हैं। ठीक है, इधर दाऊसली में मिलते हैं। इनाम गांव में मैंने आपको बताया ही था क्या मिलता है दोस्तों इनाम गांव में। इनाम गांव में ताम्र पाषाण युग के समय के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। और सबसे पहले मानव कंकाल जो मिला, कहाँ मिला, याद रखने लायक एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि मानव कंकाल मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं और जो मुख्य मुख्य कुछ बातें रह गई हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उनको एक दृष्टि से पढ़ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमने आज पढ़ा पाषाण काल। ठीक है ना। एक बार पुनः इसकी दोहराई कर लेते हैं। भारतीय इतिहास से हमने शुरू किया। इतिहास का जनक कहा जाता है मेगास्थनीज को, उसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, इसके जो साक्ष्य मिले हमें पत्थरों इत्यादि के रूप में मिले, पाषाण के रूप में मिले। तो इस पाषाण के आधार पर ही हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। नव पाषाण का दूसरा नाम उत्तर पाषाण काल भी होता है। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल की आयु हमने कितनी पढ़ी थी? पूरा पाषाण काल की जो एज थी, प्रारंभिक जो अवस्था की जो एज थी हमारी, वह 20 लाख साल पूर्व से लेकर के 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के और 12,000 ईस्वी पूर्व तक की इसकी अवस्था रही। ठीक है ना। उसके बाद में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण की 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद में जो था हमारा नव पाषाण काल की जो एज हमने पढ़ी वह 10,000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर के 3 या 4,000 ईस्वी पूर्व तक हमारी रहती है। ठीक है ना मित्रों। जो हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य इतना विकसित नहीं था, यायावर बड़ी दयनीय स्थिति में था। हाँ, उसने आग का आविष्कार कर लिया था, आखेट करके खाता था और उसके पास आखेट करने के लिए जो हथियार था, जो औजार थे, पत्थर के बने हुए थे। लेकिन वो पत्थर के बने हुए औजार भी ज्यादा विकसित नहीं थे, बहुत बड़े बड़े आकार के औजार थे। उसके बाद में आए हम मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में हम थोड़ा विकसित हो गए। ठीक है। हम समूह में रहना सीख गए, थोड़ा बहुत समूह में रहने लगे अब हम। और हम में कृषि का भी थोड़ा पता चला। और हमारे जो हथियार थे, हथियार शिकार करने के लिए जो हमारे औजार थे वो भी थोड़े विकसित हो चुके थे। अब औजार छोटे थे लेकिन ज्यादा नुकीले थे। ठीक है। उसके बाद में हम आए नव पाषाण काल में, नवयुग में आए, नव पाषाण काल में आए। यहाँ आते ही हम बिल्कुल बदल चुके थे। हमारा रहने का तरीका बदल चुका था, हमारा खाने का तरीका बदल चुका था। अब हम जिस आग को हमने पूरा पाषाण काल में जिसको हमने जाना था, जिसको हमने देखा था, अब उसका पूर्ण रूप से हम प्रयोग करने लगे। जंगलों इत्यादि को हम खेती के लिए साफ करने लगे। हम स्थायी निवास बना करके रहने लगे। बढ़िया तरीके से हम खेती करने लगे। हमने पहिए का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, पहिए का आविष्कार किया। अब हम मृद भांड इत्यादियों का निर्माण करने लगे ताकि हम हमारे द्वारा प्राप्त किए गए अन्न को सुरक्षित रख सके। ठीक है मित्रों। और हम अब जानवरों को भी पालतू बनाने लगे। अब हम समूह के अंदर रहने लगे, अर्थात अब हम विकसित हो चुके थे, मांस को पका कर खाने लगे। तो ये था हमारी ये थी हमारी आज की पाषाण काल की कक्षा। अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया है तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों आज एक बात आपको बता देता हूं, हमारी इतिहास की कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है। लेकिन जब तक एक भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो जिज्ञासित हो, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करता रहे, जानने की इच्छा करता रहे, तब तक वीडियो पर क्लास बनाने का दोस्तों मजा नहीं आता है। ठीक है ना। संस्कृत की क्लास हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी और बीच बीच में कभी कभी हमारे हिस्ट्री की जो वीडियो हम डालते रहेंगे। अगर विद्यार्थी रुचि लेते हैं तो इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः। मृत महेंद्रगढ़